प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो नमः। नमो प्रणाम प्रणाम अरिहंताणं। गुरुजी। गुरु जी, नमो नमः। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सब्बसाहुणं। ईसु पंचन मुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूर्य जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण 51 गाथा का यह प्रकरण 51 गाथा में यहाँ जीवों के मुख्य दो विभाग मुक्त और संसारी, और यहाँ संसारी जीवों के अलग अलग 563 विभाग यानी संसारी जीवों के 563 भेद दिखाए और उस पर शरीर की अवगाहना, आयुष्य, स्वकाय स्थिति, प्राण और योनि, ये 5 बात समझाई। यहाँ ऊंचाई वगैरह द्वार और आयुष्य वगैरह द्वार में ऊंचाई आदि में गाव, धनुष्य, हाथ, योजन आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि आयुष्य में अंतर्मुत, दिन, वर्ष, असंख्य वर्ष, पल्योपम, सागरोपम आदि शब्द बताया है। तो सबसे पहले ऊंचाई की माप देखें तो वहां अंगुल से लेकर योजन तक की बात बताई कि सबसे छोटी काया जो है वो ये जो एक अंगुल है उसके असंख्य विभाग करे इतनी छोटी काया भी हो सकती है, यानी है। ये एक अंगुल है तो इनके असंख्य पार्ट करे तो उसके बोलेंगे अंगुल का असंख्यातवा भाग। तो ऐसे अंगुल की बात करते हुए पहला कहा कि 8 जौ बराबर एक अंगुल होता है, ऐसे 4 अंगुल बराबर एक मुट्ठी होती है, ऐसी 3 मुष्टि बराबर एक वैत होती है, ऐसी 2 वैत बराबर एक हाथ होता है, ऐसे 2 हाथ बराबर एक दंड होता है, ऐसे 2 दंड या तो 4 हाथ बराबर एक धनुष्य होता है, और ऐसे 2000 धनुष्य बराबर एक गांव होता है, और ऐसे 4 गांव बराबर एक योजन होता है। और ये सभी ऊंचाई जो है वो 3 प्रकार के जो माप है, आत्म अंगुल, प्रमाण अंगुल और उच्छेद अंगुल, तो ये सब उच्छेद अंगुल से नापा हुआ है। सभी प्रकार के जो शरीर की ऊंचाई के नाप जो है वो, तो यहाँ 1 योजन यानी आज की भाषा में 12.8 किलोमीटर है। इसी तरह ऊंचाई का अंगुल से लेकर योजन तक की बात बताई। अब आयुष्य में अंतर्मुत कम से कम आयुष्य है, फिर किसी का दिन में है, किसी का वर्ष में है, तो किसी का असंख्य वर्ष यानी पल्योपम और सागरोपम में भी है। तो यहां कहते हैं कि काल का जो माप है, काल यानी समय जो है, सभी चीज का छोटे से छोटा अंश होता है। जैसे सामने एक बॉलपेन है तो इसके 1 2 3 4 ऐसे पार्ट करते जाओगे, सबसे छोटा पार्ट उसको उसका अंश माना जाएगा। इसी तरह काल जो है यानी समय जो है, उस समय का सबसे छोटा जो भाग है उसको बोलते हैं समय शास्त्रीय भाषा में, जिनके फिर 2 टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे
1 घंटे के 60 टुकड़े यानी 1 घंटे के 60 पार्ट पाड़ोगे तो 60वां पार्ट यानी मिनट। अब 1 मिनट के भी अलग अलग पार्ट पाड़ोगे तो उसके 60 पार्ट पाड़ोगे तो 60वां पार्ट यानी सेकंड। अब एक सेकंड के भी पार्ट, उसके भी पार्ट, ऐसे पार्ट करते जाओगे तो अब समय का सबसे छोटा अंश जिसके अभी पार्ट नहीं हो पाएंगे, तो सबसे छोटा अंश काल का अविभाज्य अंश यानी कि समय का सबसे छोटा माप जिसके अब 2 अंश नहीं हो पाएंगे, ऐसा काल उसको बोलेंगे शास्त्रीय भाषा में एक समय। अब ऐसे 2 समय को छोटा सा अंतर्मुद बोलेंगे। 2 समय, 2 से लेकर 9 समय तक का समय जो है 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, 8 समय और 9 समय। 2 समय इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको अंतर्मुद शब्द बोला जाएगा। जैसे 60 सेकंड हो जाएगी तो उसे 1 मिनट बोल सकते हैं। उसी तरह एक समय सबसे छोटा अंश है, 2 समय यानी अंतर्मुद। अंतर्मुद के कई सारे प्रकार हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 समय तक का जो टाइम है उन्हें जगन्य अंतर्मुद यानी छोटे छोटे अंतर्मुद बोला जा सकता है। और 10 समय से जो है 10, 11 वगैरह, उन सब अंतर्मुद को मध्यम अंतर्मुद बोला जाता है। और 48 मिनट में एक समय कम, उसे सबसे बड़ा अंतर्मुद यानी उत्कृष्ट अंतर्मुद बोला जाता है। अब ऐसे 2 समय को जगन्य अंतर्मुद कर लेंगे, 3 समय को भी। इसी तरह 1 लाख समय, करोड़ समय, ऐसे असंख्य समय जो है उसको एक आवलिका बोलेंगे। असंख्य समय इकट्ठे होंगे, उस माप को एक आवलिका के नाम से जाना जाता है। ऐसी 256 आवलिकाएं होती है तो छोटा सा छोटा भव होता है, यानी किसी भी जीव का कम से कम आयुष्य इतना तो होता ही है। जैसे सूक्ष्म निगोद है कोई जीव, सूक्ष्म निगोद में, तो सूक्ष्म निगोद का जीव का सबसे कम आयुष्य जो है वो भी कितना रहता है, 256 आवलिका तो रहता ही है। यानी 256 आवलिका का एक सूक्ष्म भव होगा। ऐसे 17.5 भव हो गए, उसको एक श्वासोश्वास यानी एक प्राण बोलेंगे। यानी एक श्वासोश्वास में 70 बार जन्म मरण और 18वीं बार जन्म या तो मरण हो जाता है। तो ऐसे 256 आवलिका वाले 70 से भी अधिक भव यानी एक श्वासोश्वास, और ऐसे 7 श्वासोश्वास जो होते हैं उसे एक स्तोक नाम दिया जाता है। एक ऐसे 7 स्तोक, उनको एक लव नाम दिया गया है। और ऐसे 38 और आधा लव यानी 24 मिनट, जिसको एक घड़ी बोला जाएगा। और ऐसी 2 घड़ी, उसको एक मुहूर्त बोलते हैं। तो 2 घड़ी में आवलिकाएं कितनी होती है, इतने होते हैं। जन्म कितने होते हैं, इतने होते हैं। और उसमें श्वासोश्वास कितने हो गए, इतने। यानी एक घड़ी जो है वो ये है 24 मिनट। और ऐसी 2 घड़ी को एक मुहूर्त बोलेंगे। तो एक मुहूर्त में आवलिकाएं इतनी होती है, 2 घड़ी होती हैं। यदि शुल्लक भव गिने तो इतने होते हैं, और श्वासोश्वास गिने तो इतने होते हैं। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट, 48 मिनट। ऐसे 30 मुहूर्त हो गए, यानी 30 बार 48 मिनट करेंगे तो I couldn't find Tere Hoge in your Apple Music library. पूरा You'll एक ask me to दिन play हो a radio जाएगा। station or ask for your music in a different app. यदि
ऐसे एक मुहूर्त यानी 48 मिनट 48 मिनट, या तो उसे 2 घड़ी कहते हैं, तो ऐसी 30 बार 48 मिनट होगी, तब एक दिन होगा, यानी दिन और रात यानी 24 घंटे हो जाएंगे। एक अहोरात्रि में यानी एक दिन और एक रात में कितने मुहूर्त होते? 30 मुहूर्त होते हैं। और ऐसे 15 दिन बीतेंगे यानी दिन और रात बीतेंगे, उसको एक पक्ष बोलेंगे, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। ऐसे 2 पक्ष बीतेंगे यानी शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष, तो उसे एक मास यानी एक महीना बोलेंगे। और ऐसे 2 महीना बीतेंगे तो 2 महीना को एक ऋतु बोलेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 6 ऋतु होती है, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। अभी ग्रीष्म ऋतु का टाइम हो चुका है, ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो 2 महीना बराबर एक ऋतु होती है। और ऐसी 3 ऋतु यानी एक अयन होता है, यानी 6 मास। 3 ऋतु यानी 6 मास, और 6 मास यानी एक अयन। एक अयन मतलब सूर्य जो है वो ऐसे घूमते 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 दक्षिण की ओर जाता है, तो लास्ट मंडप पे पहुंचता है पहले मंडल से लेकर, तो 6 महीने हो जाते हैं। और बाहर मंडल से जब अंदर की ओर आता है तो उत्तर की ओर आता है, तो उससे 6 महीने हो जाते हैं। तो इसे उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। यानी सबसे बीच वाले मंडल में से दक्षिण की ओर जब जाता है तो उसको 6 महीने लगते हैं, और सबसे लास्ट मंडल में अंदर मंडल की ओर आता है तो भी उसे 6 महीने लगते हैं। यानी उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन 6 महीने के होते हैं, और 2 अयन बराबर एक वर्ष होता है। एक वर्ष यानी 2 अयन होते हैं। ऐसे एक वर्ष, ऐसे 5 वर्ष हो जाए उसे एक युग बोला जाता है, जो कि युग कहीं जगह 5 वर्ष का, कहीं जगह 20 वर्ष का, और कहीं जगह तो लाखों वर्ष का भी युग माना जाता है, किंतु यहाँ युग मतलब 5 वर्ष। ऐसे 1, 2, 3, 20, 50 लाख वर्ष, ऐसे 84 लाख वर्ष जो होते हैं उसे एक पूर्वांग कहते हैं, यानी पूर्व का एक भाग छोटा सा। 84 लाख वर्ष को एक पूर्वांग बोलेंगे। और ऐसे 84 लाख पूर्वांग बराबर एक पूर्व होगा, यानी 84 लाख गुना 84 लाख करोगे तो वो जितने वर्ष आएंगे उसे एक पूर्व बोलते हैं। इतने वर्ष होते हैं। 84 लाख गुना 84 लाख बराबर एक पूर्व, क्योंकि 84 लाख बराबर एक पूर्वांग है, पूर्व नहीं है, पूर्व का एक भाग है। ऐसे 84 पूर्वांग मिलेंगे तब एक पूर्व होगा, यानी 84 लाख गुना 84 लाख बराबर एक पूर्व, इतने वर्ष बराबर। और ऐसे करोड़ पूर्व तक का आयुष्य है वो कर्म भूमि के मनुष्य का होता है। उसके आगे का आयुष्य है वो अकर्म भूमि यानी युगलिक का ही होता है। तो ऐसे लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष के बाद में जब असंख्य वर्ष होते हैं तब एक पल्योपम होता है, यानी एक पल्योपम यानी असंख्य वर्ष है। किंतु पल्योपम जो है वो 6 प्रकार के हैं। तो 6 प्रकार के पल्योपम कैसे होते हैं उसका माप सामान्य समझौती दी। वैसे पल्योपम में कितने वर्ष है? असंख्य वर्ष का ही एक पल्योपम है। फिर भी पल्योपम 6 प्रकार के, उद्धार पल्योपम, अद्धा पल्योपम और क्षेत्र पल्योपम। उसके 2 भेद है, सूक्ष्म और बादर। यानी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम, बादर उद्धार पल्योपम। ये कोई जीव के भेद नहीं है,
ये सिर्फ गिनती के हिसाब से छोटा और बड़ा ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म और बादर पल्योपम, उसमें उद्धार पल्योपम, अद्धा पल्योपम और क्षेत्र पल्योपम, सूक्ष्म में सभी में असंख्य असंख्य वर्ष के ही है, किंतु कैसे होते हैं पल्योपम, कैसे इसका माप गिनती करनी है, तो ये बात बृहद संगणी क्षेत्र समास आदि में विस्तृत से बताई है, यहाँ सामान्य से बताई है कि उद्धार पल्योपम यानी क्या। तो एक योजन लंबाई वाला, एक योजन चौड़ाई वाला, एक योजन ऊंचाई वाला, यानी आज की भाषा में जो बोले वो 13.8 किलोमीटर की लंबाई, वहीं 13.8 किलोमीटर की चौड़ाई और इतनी ही ऊंचाई, यानी एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ाई वाला और एक योजन ऊंचाई वाला। ऐसा कुआं या तो ऐसा प्याला, ऐसा पल्ले बनाना है, यानी ऐसा एक खड्डा बोल सकते हैं, ऐसा बनाना है। एक योजन लंबाई, एक योजन लंबाई, एक योजन चौड़ाई और एक योजन ऊंचाई, यानी 13 किलोमीटर से कुछ कम, यानी 12.8 जो बताए थे, 12.8 किलोमीटर का लंबा, 12.8 मील का चौड़ा और 12.8 किलोमीटर का ऊंडा गहरा, ऐसा गोल गड्ढा बनाना है, ऐसा कुआं बनाना है। इस कुएं में बाल को भरना है। किसके बाल को? तो देवकुरु और उत्तर कुरु के बाल को। देवकुरु और उत्तर कुरु में जो युगलिक जन्म लेते हैं और युगलिक में जो मनुष्य है और जन्म लेते समय 7 दिन में जो बाल उगते हैं, ऐसे बाल यहां देवकुरु और उत्तर कुरु का क्यों कहा? इसलिए कहा है कि कर्म भूमि के जो जीव है उनके बाल से भी काफी पतले और छोटे बाल होते हैं। हिरण्यवंत और हिमवंत के उससे भी छोटे होते हैं, उससे भी बारीक होते हैं। हरिवर्ष और रम्य के उससे भी बारीक होते हैं देवकुरु, यानी देवकुरु और उत्तर कुरु के जो युगलिक है उनके 7 दिनों में जो बाल उगते हैं, वो 7 दिनों में जो छोटे छोटे बाल है, अभी हमारे यहाँ मुंडन करे तो 7 दिन में कितने बाल के, कितने जो छोटे छोटे बाल कितने होते हैं, उससे भी कई गुना छोटे बाल वहां युगलिक के होते हैं। तो उस बालों से ये पूरा गड्ढा भरना है। एक योजन लंबाई वाला, एक योजन पहलाई वाला और एक योजन गहराई वाला, यानी 13.12 किलोमीटर लंबाई, 13.12 किलोमीटर चौड़ाई और 13.12 किलोमीटर ऊंचाई जिसकी है, ऐसा कुआं बनाकर उसमें इस युगलिक के बाल से पूरा भरना है। या तो अन्य ग्रंथ में ऐसा भी कहा है कि जो 7 दिन की भेड़ के जो बाल है, 7 दिन की भेड़, भेड़ माने जो घेटे, मेंढ जिसे बोलते हैं, उसे जैसा एक पशु है, ठीक है। 7 दिन के भेड़ जो है, उस भेड़ के जो बाल है, 1 अंगुल जितने जो बाल है, उसके 7 बार 8 टुकड़े करने हैं। यानी एक भेड़ है
उसका इतना बाल लेना है, 1 अंगुल जितना, ठीक है। और 1 अंगुल जितना जो बाल है, समझो कि 1 अंगुल जितना यानी इतना हुआ, तो उसका 7 बार 8-8 टुकड़े करने हैं। यानी ये बाल के 8 टुकड़े करने हैं पहली बार, कैसे 8, तो ये 8 टुकड़े एक बार हो गए। अब जो 8 टुकड़े हुए उसके सभी के वापस दूसरी बार 8-8 टुकड़े करने हैं, फिर तीसरी बार सभी के 8-8 टुकड़े करने हैं। इसी तरह इतना बाल का टुकड़ा लेकर 7 बार 8-8 टुकड़े करने हैं। मतलब कि इतना टुकड़ा जो है उसका पहले 1 बार 8 टुकड़े करने हैं, मतलब 8 हो गए। अब उन सभी के 8-8 टुकड़े वापस करने हैं, यानी 8 और 8 64 हो गए। फिर 64 टुकड़े के वापस 8-8 टुकड़े करने हैं, यानी 64 गुणे 8 जवाब आएंगे। जो आए बाल उसके वापस 8-8 टुकड़े करने हैं। इसी तरह 7 बार करते जाओगे तब ये जो इतना बाल था इतना, उसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? तो 20,97,152 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब कि इतने 1 अंगुल समान बाल के इतने टुकड़े करने हैं, और ऐसे छोटे टुकड़े से ये पूरा कुआं भरना है। यानी देखने जाए तो ये होगा कि 1 अंगुल में, यानी 1 उच्छेद अंगुल के माप में बाल के कितने टुकड़े आएंगे? इतने माप में 20,97,152 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये तो 1 उच्छेद अंगुल का नहीं है, ऐसे पूरा 13 किलोमीटर का है। यानी 13 किलोमीटर में कितने बाल आएंगे? सिर्फ ऐसे ही 13 किलोमीटर नहीं है, ऐसे भी है। फिर लंबाई और चौड़ाई नहीं, ऊंडाई भी इतनी है। यानी कितने बाल के टुकड़े से ये कुआं पूरा भरेगा? उनकी संख्या भी आती है, हाँ, कि इतने बाल से कुआं भर सकता है। क्षेत्र समास में उसकी संख्या भी दी है, किंतु यहाँ हमें ये सोचना है कि 1 योजन लंबाई वाला, 1 योजन पहलाई वाला और 1 योजन ऊंडाई वाला, उसमें 1 अंगुल के बाल के टुकड़े जो है वो 20,97,152 इतने छोटे टुकड़े करके पूरा एक कुआं भरना है। या तो देवकुरु उत्तर कुरु के युगलिक के 7 दिन के बाल के कुएं भरने। तो कि ऐसा दोनों समान होगा? तो कि हाँ, क्यों? तो जो 1 अंगुल के टुकड़े किए कितने? 20,97,152। तो 20,97,152 यानी इसका इतना टुकड़ा हुआ, तो इतने टुकड़ा जैसा ही देवकुरु और उत्तरकुरु का बाल होता है। तो इससे पूरे इस बाल से कुएं को भरना है। अब ये पूरा कुआं 13 किलोमीटर वाला इतने छोटे टुकड़े से भर जाए, और उसको कैसे भरना है? तो उस पर से कोई भी बड़ी से बड़ी सेना भी चले फिर भी वो दब ना पाए, पूरा ठूस ठूस के भरना है। मतलब एक बाल भी दब न पाए, और उसमें कोई आग लगाए तो आग भी लग न पाए, पानी भी उसमें जा न पाए। इसी तरह मतलब कि इसे ठूस ठूस के भरना है कि उसमें आग कोई लगाए तो आग को जाने की भी जगह न हो, ऐसे भरना है। और ये पूरा कुआं भर जाए तब उसको उद्धार, मतलब एक एक टुकड़ा बाहर निकालना है। तो एक एक समय में एक एक टुकड़ा बाहर निकालना है, और सभी टुकड़े बाहर निकल जाए और जितना समय हो जाए उसको बोलेंगे बादर उद्धार पल्योपम। उद्धार मतलब यहां से बाल खींचकर बाहर करना है, निकालना। उद्धार मतलब निकालना। तो उसको बोलेंगे बादर उद्धार पल्योपम। अब हमें लगेगा कि एक कुआं पूरे कितने टाइम में खाली हो जाएगा? तो
एक सेकंड में हजारों बार ऐसे कुएं खाली हो जाते हैं। क्यों? तो एक सेकंड में तो असंख्य समय है, और ये जो बाल के टुकड़े हैं वो तो संख्या थे। तो ये हुए बादर उद्धार पल्योपम का नाप। इससे कोई भी चीज मापी नहीं गई है, किंतु हमें सूक्ष्म उद्धार पल्योपम, तो सूक्ष्म उद्धार पल्योपम यानी क्या? तो वही प्रक्रिया, उसमें सिर्फ ये फर्क है कि एक जो बाल थे उनके असंख्य टुकड़े करने हैं। एक अंगुल का जो माप था, उनके 7 बार 8 टुकड़े करते थे, वो नहीं, किंतु एक अंगुल जितना बाल लेकर उसके असंख्य असंख्य टुकड़े करने हैं, और ऐसे छोटे टुकड़े से पूरा कुआं भरना है, पूरा कुआं भरना है। और फिर उन टुकड़ों को एक एक करके बाहर निकालना है, और उस टुकड़े को बाहर निकालने में जितना समय लगेगा वो समय को बोलेंगे सूक्ष्म उद्धार पल्योपम। इसमें कितने वर्ष लगते हैं? तो करोड़ों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं, संख्यात बार करोड़ों वर्ष लगते हैं। मतलब करोड़ों वर्ष तो असंख्य वर्ष हुए ना, तो क्या? हाँ, असंख्य वर्ष, किंतु कितनी बार असंख्य? एक बार नहीं, लाख बार संख्यात वर्ष होते हैं। तो ये करने में जितना समय लगेगा उसे बोलेंगे सूक्ष्म उद्धार पल्योपम। तो बादर उद्धार और सूक्ष्म उद्धार में क्या फर्क है? कुएं में बाल जो हैं वो 7 बार 8 टुकड़े करके पूरे कुएं भर के एक एक समय में निकालना, उसे बादर, और असंख्य टुकड़े करके पूरा कुआं भरना और उसको निकालने में जितने टाइम लगे उसे सूक्ष्म। अब दूसरा है अद्धा पल्योपम, और उसके बाद में क्षेत्र पल्योपम। तो इस तरह अद्धा पल्योपम मतलब क्या? तो कि अद्धा पल्योपम यानी जो कुआं है उसमें 7 बार 8 टुकड़े करके जो बाल भरे हैं उसको 100 वर्ष में एक एक बाल बाहर निकालना है। 100 वर्ष में एक एक बाल बाहर निकालना है, तो वो हो गया बादर अद्धा। और असंख्य टुकड़े करके पूरे कुआं को भर के 100 वर्ष में एक एक बाल बाहर निकाले, तो वो हो जाएगा सूक्ष्म अद्धा। अब क्षेत्र पल्योपम यानी क्या? तो कहते हैं कि पूरा जो कुआं बालों से भरा है, कुआं जो पूरा बालों से भरा है, वो बाल और 2 बालों के बीच में असंख्य आकाश प्रदेश है, क्योंकि आकाश खूब सूक्ष्म है, यानी असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं। तो उसमें जो बाल भरे हैं उसमें बाल को छूकर भी असंख्य आकाश प्रदेश रहते हैं, और एक और दूसरे बाल के बीच में भी असंख्य आकाश प्रदेश है। तो यहां जो कुएं में आकाश प्रदेश है, बालों को नहीं निकालना है। अब पहले में बाल को निकालना है एक एक समय में, दूसरे में 100 वर्ष में, तीसरे में बाल जो है एक एक बालों के स्थान पर और एक एक बालों के बीच में असंख्य असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं। तो वो आकाश प्रदेश जो है उसमें बालों को रहकर छूकर जो आकाश प्रदेश है, यानी यहाँ एक बाल है और यहाँ एक बाल है, तो इन बालों को छूकर जो जो भी आकाश प्रदेश है वो, और इन 2 बालों के बीच में भी असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं। तो छूकर रहने वाले आकाश प्रदेश को निकालना और उसमें जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे बादर क्षेत्र पल्योपम। और जो छूकर रहे हैं वो और नहीं छूकर रहे हैं वो, दोनों प्रकार के आकाश प्रदेश को
निकालना, उसको बोलेंगे सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम। यानी पूरा कुआ जो है उसमें जितने आकाश प्रदेश है, बाल नहीं, यहाँ आकाश प्रदेश, उनको निकालना, उसे बोलेंगे सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम। इस तरह सभी में कितने वर्ष लगेंगे, तो इसमें तो बहुत कम समय लगेगा, बाकी सभी में असंख्य वर्ष लगेंगे। यानी उद्धार से ज्यादा अद्धा में लगा, अद्धा से ज्यादा क्षेत्र में लगा, सभी में असंख्य वर्ष लगते हैं। तो इसे पल्योपम बोलते हैं। यानी एक पल्योपम में कितने वर्ष लगेंगे, असंख्य, पण कौन से, ये बादर उद्धार पल्योपम में नहीं, बाकी सब में। और ये 3 प्रकार क्यों बताए, तो कहीं जगह पर इनसे नापा हुआ है, कहीं जगह पर इनसे माप दिया है, और कहीं जगह पर इनसे माप दिया हुआ है। मतलब कि आगे जो जो भी द्रव्य की बात आती है उसमें कई सारे चीज इनसे मापी हुई है, तो कई सारी चीज इनसे भी मापी है, तो कई सारी चीज इनसे मापी है। यानी 3 प्रकार के जो है उद्धार, अद्धार और क्षेत्र, उससे कौन सी चीज मापी है यानी बताई है, वो यहाँ बताते हैं। किंतु ऐसे असंख्य वर्ष बराबर एक पल्योपम हो गए। यानी पल्योपम यानी असंख्य वर्ष। किंतु उद्धार पल्योपम कैसे हो गए, तो 7 बार 8 टुकड़े वो बादर, या तो असंख्य टुकड़े वो सूक्ष्म, फिर 7 बार 8 टुकड़े किंतु 100 वर्ष में निकालेंगे, और असंख्य टुकड़े को 100 वर्ष में निकालेंगे, और आकाश प्रदेश को, छुए हुए आकाश प्रदेश और सभी आकाश प्रदेश निकालेंगे। इसी तरह पल्योपम 3 प्रकार के हैं, वैसे 6 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। अब जो पल्योपम है उसको 10 कोटा कोणी से गुणोगे तो एक सागरोपम हो जाएगा। जैसे पल्योपम, जो भी पल्योपम में संख्या आई उसको 10 कोटा कोटि से गुणना। पहले तो कोटा कोटि मतलब क्या, तो ये हुआ 1 करोड़, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हुए। उस करोड़ को 1 करोड़ से वापस गुणना। यानी करोड़ को करोड़ से गुणना, और जो जवाब आए वो हो जाएगा 1 कोटा कोटि। यानी 1 के पीछे 14 बिंदु, वो 1 कोटा कोटि हो जाएगा। 1 करोड़ गुणा 1 करोड़ यानी 1 कोटा कोटि। ऐसे कितने, तो 10 कोटा कोटि करना है। यानी 1 करोड़ को 10 करोड़ से गुणना है। 10 करोड़ को 10 से नहीं है, 1 करोड़ से 10 करोड़ को गुनोगे तो हो जाएंगे 10 कोटा कोटि। यानी 1 के पीछे 15 बिंदु। ऐसे 15 बिंदु, ये संख्या को बोलेंगे 10 कोटा कोटि। तो सागरोपम कब होगा, तो कि जो पल्योपम हुआ, ऐसा 1 पल्योपम, 2 पल्योपम, 3 पल्योपम, 1000 पल्योपम, लाख पल्योपम, करोड़ पल्योपम, 10 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, करोड़ करोड़ पल्योपम, यानी करोड़ गुणा करोड़ यानी 1 कोटा कोटि पल्योपम हुआ। ऐसे 10 करोड़ पल्योपम। यानी पल्योपम में जो संख्या आई उसको इसके साथ गुनोगे तो जो संख्या आएगी उसको बोलेंगे सागरोपम। यानी 10 कोटा कोटि पल्योपम बराबर 1 सागरोपम होता है। और ऐसे 1 सागरोपम को 10 कोटा कोटि से गुनोगे, यानी 10 कोटा कोटि सागरोपम जो है, इसकी एक उत्सर पीढ़ी होती है और उसकी एक अवसर पीढ़ी होती है। और ऐसे एक अवसर पीढ़ी और एक उत्सर पीढ़ी यानी 20 कोटा कोटि सागरों बराबर एक काल चक्र होता है।
और ऐसे अनंत काल चक्र बराबर एक पुद्गल परावर्तन होता है, और ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन से हम भटक रहे हैं। तो 10 कोटा कोटि सागरोपम यानी 6 आरे, और 10 कोटा कोटि सागरोपम यानी दूसरे 6 आरे। पहला आरा जो है वो 4 कोटा कोटि सागरोपम का होता है, दूसरा आरा 3 कोटा कोटि का, तीसरा आरा 2 कोटा कोटि का यानी 9 हो गए। चौथा आरा 1 कोटा कोटि सागरोपम में 42,000 वर्ष कम होते हैं। फिर पांचवा आरा 21,000 वर्ष का होता है। फिर छठा आरा भी 21,000 वर्ष का होता है। इसी तरह टोटल 6 आरे मिलकर 10 कोटा कोटि सागरोपम होते हैं, और उत्सर पीढ़ी के भी 10 कोटा कोटि सागरोपम होते हैं। इसी तरह पल्योपम और सागरोपम कैसे स्वरूप है ये बताया, किंतु दोनों में असंख्य वर्ष, यानी पल्योपम में असंख्य वर्ष होते हैं, और वो ऐसे 10 कोटा कोटि पल्योपम जब होते हैं तब एक सागरोपम होता है। यानी पल्य यानी एक पाला का माप है, जबकि सागरोपम यानी बड़ा सागर जैसा है, क्योंकि ऐसे एक पल्योपम नहीं, ऐसे 10 कोटा कोटि पल्योपम मिलते हैं तब एक सागरोपम बनता है।